क्या अपने माइंड में आप एक माइंड मैप बनाया है आपने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग? यार ये सिलेबस ऐसा है, और अगर कोई न्यूज आ रही है, कोई टॉपिक आ रहा है, आर यू एबल टू पुट दैट टॉपिक इन द रेलेवेंट जीएस सिलेबस? हाईली डिफिकल्ट फॉर यू। व्हाई? इट बिकॉज क्योंकि आप लोगों ने जीएस पेपर 2 को सिर्फ यूपीएससी लेंस की तरीके से देखा है। मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूं दैट आफ्टर दिस क्लास आपके माइंड में डेफिनेटली एक मैप छप जाएगा कि सर ये होता है जीएस पेपर 2 सिलेबस का डिकोडिंग। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू पल्स आईएएस। माई सेल्फ अमित मंगतानी, ऑथर ऑफ बेस्ट सेलिंग पल्स हैंड रिटन नोट्स। तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप लोग जो है मेंस के लिए अब एक जोन में आ चुके होंगे। आप सब लोगों ने अपना एक हैंग बना लिया होगा, एक रूटीन बना लिया होगा बाय नाउ। बट while you have been able to maintain that zone, it's very important that you don't forget to strengthen your basics. And one of the basics is that is understanding the syllabus itself, guys. कई बार होता क्या है, आप लोगों को लगता है सर ये मेरे वन पेजर नोट्स है, सर ये मेरी कॉपी में मेरे नोट्स भरे, आई एम गोइंग टू रिवाइज। बट क्या आपको पता भी है दैट वेदर दोज नोट्स आर एबल टू फुलफिल योर ऑल द जीएस पेपर नीड? Whether that paper, whether your notes are able to answer each and every topic? और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को क्या पता भी है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं? So that is why guys we are here to deconstruct the GS main syllabus, and starting today we are here for GS paper 2 syllabus. अब आप लोगों को एक और नेचुरली सवाल आएगा कि सर ये GS पेपर 2 सिलेबस सर यूपीएससी ने इतना एक्सप्लिसिटली डिटेल में दिया है, then sir why should we watch this video? Let me tell you, इतना डिटेल्ड होने के बाद भी whether you are able to remember that syllabus, whether you are able to analytically understand the syllabus, क्या अपने माइंड में आप एक माइंड मैप बनाया है आपने उस सिलेबस के अकॉर्डिंग? यार ये सिलेबस ऐसा है, और अगर कोई न्यूज आ रही है, कोई टॉपिक आ रहा है, आर यू एबल टू पुट दैट टॉपिक इन द रेलेवेंट जीएस सिलेबस? Highly, I would say highly difficult for you. Why? It because क्योंकि आप लोगों ने जीएस पेपर 2 को सिर्फ यूपीएससी लेंस की तरीके से देखा है। You guys have not been able to understand GS2 syllabus or deconstructed GS2 syllabus. And this is where I come in, guys. मैं आपको डेफिनेटली बोल सकता हूं that after this class आपके माइंड में डेफिनेटली एक मैप छप जाएगा कि सर ये होता है जीएस पेपर 2 सिलेबस का डिकोडिंग। डेफिनेटली जस्ट वेट, स्टे विथ अस एंड लेट मी टेल यू, आई एम नॉट गोइंग टू लिस्ट डाउन द टॉपिक्स, वो मैं आपको पीडीएफ देने वाला हूं। फॉर दैट यू हैव टू स्टे विथ अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। मैं आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो दैट हाउ यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ ऑल द टॉपिक्स दैट नीड टू बी कवर्ड, all the topics that need to be covered under GS paper. But first thing first, आप लोगों को लगता है ना यूपीएससी ने जीएस पेपर 2 सिलेबस दिया हुआ है, so why not let's look into the syllabus that is mentioned by UPSC in GS paper. So what is mentioned? Look at the words. The syllabus consists of governance, constitution, polity, social justice and IR. This is what is mentioned. That means these are the subjects which are there under the GS paper 2. Now, if you look at this part is Indian polity and constitution. Yes or no? Indian polity and constitution. Next, this part is social justice. Social justice. Then this is governance, and this is IR. Clear? अब आप रख भी पाओगे इसको याद? Very difficult. Let me decode this syllabus so that you can remember it very easily, guys. और उसके लिए ये जरूरी है कि सिर्फ आपको एक कंसेप्ट क्लियर हो, that is the concept of state. The concept of state, that is the foundation, the bedrock of GS paper 2. The concept of state. I am not going to elaborate. Don't worry. ये content की class नहीं है. This is all about how I interlink, how I am going to interlink the syllabus in a very simplified nutshell.
अब व्हाट इज दिस स्टेट? आई एम प्रिटी श्योर आप लोगों को पता होगा दैट स्टेट हैज फोर मेजर कंपोनेंट्स. व्हाट इज दैट? वन इज फिक्स्ड और डेफिनेट पॉपुलेशन in a defined territory ruled by a government which has sovereign power, sovereignty of that state. That means that government has sovereign power who can take decisions with respect to the population in that territory. These are four major components. But have you ever analyzed जिनका PSIR optional भी नहीं है? Have you guys ever thought that why this state has been created? Why? आप में से काफी सारे लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा होगा सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का. दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक्चुअली गाइड्स दैट व्हाई स्टेट इज फॉर्म्ड. दिस सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक्चुअली गाइड्स व्हाई दिस स्टेट इज फॉर्म्ड. इट एक्चुअली गाइड्स दैट व्हाई दिस स्टेट इज फॉर्म्ड. Why? The different thinkers who says that okay, there are different reasons for the formation of the state. But overall, if I took at from all the thinkers, let me tell you one very important point, that state is constituted by the people in a society. State is constituted by the people in a society who have surrendered certain rights, agreed to abide by the law, so that state can look after their well-being. Can provide or undertake various welfare schemes for providing various social services. Clear? And all these things that based upon that, what kind of development model is being followed by the state. So you see that citizens, otherwise citizens क्या बोलेंगे कि I am having a right to freedom, I am having an absolute right to freedom. मैं तो रात में 2 बजे भी म्यूजिक पढ़ाऊंगा, म्यूजिक सुनूंगा, म्यूजिक जोर से बजाऊंगा, डजंट मैटर कि मेरा नेबर डिस्टर्ब हो रहा है. बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन बोलेगा, हे लिसन, वी डोंट हैव एन एब्सोल्यूट राइट टू फ्रीडम. व्हाई? There are reasonable restrictions. And what does that indicate? That indicates that we as a people have surrendered some part of our rights, made our parts limited, so that the collective well-being is ensured. There is no disturbance. We are not causing harm to the other party. That is what I say is the surrendering or the sacrifice by the people for the collective well-being. And this contract which you see between state and the people, in the practical terms, guys, is the constitution. In practical terms, the constitution is more like a legal document. It is the supreme law of the land. It's a legal document that defines the relationship between the state and the people. अगर आपका ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग सिर्फ क्लियर है ना, दिस इज द वेरी ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट ऑफ स्टेट विच आई हैव गिवन. मैंने अभी आपको डिटेल बताया ही नहीं, डिफरेंट लाइक थिंकर्स व्यू अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट. आई हैवंट टॉक्ड अबाउट दैट. सिंपली एक आइडिया बताया दैट दिस स्टेट हैज बीन फॉर्म्ड फॉर दिस पर्पस एंड पीपल एग्री टू अबाइड बाय द लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस. आप सोचो, जब लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस को आप फॉलो कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका फ्रीडम जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? लाउड स्पीकर्स क्यों अलाउड नहीं है 10 PM के बाद? व्हाई? आप अपने चाहो तो बजाओ, पार्टीज करो, म्यूजिक करो शादियों में, बट व्हाई यू आर रेस्ट्रिक्टिंग योर फ्रीडम फॉर द वेलबींग ऑफ द. क्लियर? अगर अब आपका ये कंसेप्ट क्लियर है, तो लेट मी नाउ decode this GS2 syllabus for you. Let me start this GS2 syllabus for you.
It starts with the first concept that we have seen is constitution. Constitution. Why? Because first of all, it is the constitution that says, first of all, it is the constitution that says that why the state exists. Why the state have been constituted. Why? For the well-being of the people. Why? The state exists to achieve the goals. And where are these goals mentioned? That is mentioned in the Constitution. So thereby, when you go to a polity, आप polity पढ़ने से पहले executive, legislature, judiciary पढ़ने से पहले there is a philosophical foundation that you have to cover. And it is also mentioned in the syllabus. But आप लोगों ने ना कभी उस नजरिए से देखा ही नहीं. The philosophical foundation of the syllabus. And what is that philosophical foundation? I told you, philosophical foundation actually it starts with the concept of social contract theory. It starts with the concept of social contract theory. From where we have to start that why the state exists, how this constitution is a social contract between the state and the people. And when you come to know about the constitution, now let's go specifically to Indian constitution, that how Indian constitution have evolved. Evolution of Indian constitution. Not just only evolution. While evolution, there are some historical event underpinnings. Yes or no? Historical underpinnings. Some important acts that played an important role in the formation of a constitution which you see right now. But tell me, is this constitution going to be a static, rigid document? No. Constitution is a living document. Why? Because constitution not just only talk about why the state, it also lays down the values. It also lays down the values, principles or objectives for the nation. Objectives for a nation. Now, when it aims to achieve the values, principles, objectives of a nation, don't you think the society, when undergoes a change, now the society values something else? Yes or no? So you see, there was a time when generally we don't talk about the third gender, but now the society is different. When society is different, don't you think so that we have to amend the constitution? Constitution need to evolve. That's why you see how the Supreme Court is playing a very important role in expanding the constitution, in bringing or in making the constitution dynamic. In making a constitution dynamic, basically changing according to the changing realities of society. ये सब आप fundamental rights जो आप देखते हो ना कैसे expand हो रही है, all these come under here. Clear? So now, as I told you that constitution needs to evolve. Yes or no? Now जब constitution को जब evolve होना है, that means the constitution will undergo various amendments. Yes or no? And in this amendment, don't you think we would be talking about significant amendment? Like the question on GST Council or 101st Constitutional Amendment Act. The question on women's representation in parliament. These are significant amendments that were made. और question आ गया. But while the constitution is evolving according to the changing realities, there is a core, constitution का core that cannot be changed. And that is, we call it as doctrine of basic structure. Yes or no? Doctrine of basic structure. So I hope you understood this whole part. If I try to elaborate,
This is all about mainly the evolution of Indian constitution with philosophical dimension. Evolution of Indian constitution with philosophical dimension. Clear? But can I say that the constitution only consists of, like, can we say that only we have to talk about the evolution? No. We also have to see that, okay, what values are demanded, what values are, you can say, are to be achieved by our constitution. Yes or no? So thereby, here comes the concepts of constitutional values. And sir, where is this constitutional values recommended? Where? In the concept of preamble. Yes or no? Don't you think you know that preamble strives to achieve what? Equality, liberties, justice, whether it be justice be social, economic, political. Thereby, next, the concepts like constitutional morality, constitutionalism, all will fall here, guys. Yes or no? Next is, what about the different significant features of the constitution? What about the, sir, FRs, DPSPs? Sir, the clash between FRs and DPSPs. What about that? Don't we have to cover that? We have to do that all. So this is about, you see, the values. जो होता है ना, soul of the constitution is this. That the state, why the state exists is this. Why the state exists is this itself. How this state have, like, how this constitution have evolved, and why, what values it preaches, what goals it aims to achieve. All that is mentioned. Clear? All that is mentioned. अब आपको सर ये तो पता चल गया कि why the state exists, but how the state is set up, how the state is organized. Sir, we have created a state and we have know the reason that why the state exists, but how the state is organized. Before moving into how the state is organized, one thing I forgot here. गाइस, जब आप लोग ये बना रहे हो ना चार्ट, मैं आप चाहता हूं कि एक सिंगल चार्ट ही आपके पास हो फॉर GS2 मैपिंग. तो जब आप ये चार्ट बना रहे हो, प्लीज टेक अ बिग चार्ट एंड डू लाइक दिस ओनली व्हाट आई एम डूइंग. अब देखो, मेरे लिए तो क्या लीव है, मैं तो बोर्ड को स्लाइड कर सकता हूं ऊपर नीचे. यस और नो? नाउ वी विल मूव इनटू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, क्रिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस. तो मैं ये चाहता हूं कि जैसा जैसा मैं आपके लिए बना रहा हूं, यू ऑल्सो मेक इट लाइक दैट. क्योंकि वो फिर इंटरलिंकेज के लिए बहुत इजी रहेगा, याद करने के लिए इजी रहेगा. नाउ कमिंग हियर, so one idea we got that, sir, constitution exists, it's a document, reflects an idea that why the state exists. But sir, how this state is organized? What about the institutions? So constitution recommended two major principles for the organization of it. Yes or no? Constitution recommended two major principles for the formation of institution. And sir, what are these two principles? Like, one is vertical distribution of power, or this actually lead to this organization of state is leading to our another part of the syllabus known as Indian polity. तो सर, व्हाट इज पॉलिटी? आई होप आप लोगों को समझ में आया. पॉलिटी इज द सेटअप. Polity is a setup. The political system comprises of institutions which have been created by the constitution, which have been created, as I told you, how the state is organized, what principles that will be recommended by constitution. I'll tell you what, but this setup, ये जो होता है ना political system setup, all that come under the Indian polity. Now, in this setup, guys, if I talk about
In this setup, if I talk about, there are two principles which are clearly given, guys, in the constitution. One is vertical distribution of power. Vertical distribution of power. Now, when I say vertical distribution of powers, which means I am telling you guys, which means vertical distribution of power, that means the power is not just confined only to the center. There are units, there are federal units. So that means vertical distribution of power, that means, sir, you are suggesting here the concept of federalism. Yes, guys. I am suggesting here the concept of federalism. I am suggesting a concept of federalism. This is one principle that is clearly laid down in the constitution. Our constitution have asked for a federation. Yes, the federation is a strong center, no doubt about that. But this one principle that power will not be just only with the center. सेवेंथ शेड्यूल क्यों दिया है? सेवेंथ शेड्यूल देने का पर्पज ही यही है ना कि भैया पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड. फिर हमने जो 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया है वो क्यों? क्योंकि हमने थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट भी बनाई है. यस और नो? So thereby this vertical distribution of power says that India is going to be a federal state. Yes or no? अब इस फेडरलिज्म में आपको क्या पढ़ना होता है? Let me tell you. It starts with first nature of Indian federalism. मैं इसमें डिटेल आपको नहीं बताऊंगा अभी. टॉपिक लिस्टिंग आपको जो शो करूंगा उसमें ये सब टॉपिक मेंशन्ड है. नेचर ऑफ इंडियन federalism. Now, sir, what I mean with nature of Indian federalism? So here you need to understand कि federalism होता क्या है. How Indian federation is different from US federation. Is it more similar to the Canadian federation? And if yes, what are the federal features? And sir, अगर strong हमारा जो federation है, sir, you call our federation as quasi federal state. Sui generis. Why? Because we adopted a strong center. अब ये तो कहानी लिख दी ना मैंने जनरल. Strong center. Specifics कहां है? How can I say that which features of the constitution can say oh strong center? Clear? This is what about nature. You need to understand about Indian federalism. You need to know that okay sir, the concept of asymmetric federalism. Asymmetric. ये सब आप पढ़ोगे. I don't know आप लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, but asymmetric. Then changing trend of federalism since independence. Changing trend, guys. What about that? Evolution of India's federalism. Another very important aspect. Clear? So like this, you have to understand. Then the recent concepts that emerged some years back, the concept of cooperative federalism. Then competitive. Then sometimes you might have heard of confrontation federalism. Confrontation. I hope आप लोगों ने सुना confrontation. Which could be, सर, स्टेट्स के बीच में. जैसे कई बार आपने देखा होगा वाटर डिस्प्यूट्स होते हैं ओवर अ पर्टिकुलर रिवर. यार अब एक रिवर 2-3 स्टेट्स में पास हो रही है तो कोई स्टेट्स के बीच में कुछ स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट होता रहता है, स्पेशली सदर्न स्टेट्स इफ यू सी, क्योंकि वहां पे पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं दे आर नॉट पेरेनियल रिवर, so thereby the dispute arises. So this is what confrontation federalism. सर कई स्टेट और सेंटर के बीच में भी तो लफड़ा चलता रहता है. Yes, this is called confrontation. So what issues, challenges our federal structure faces, ये आप लोगों को पता होना चाहिए. That is what I'm saying. Nature. Second aspect is issues. Issues of federalism. जैसे issues आ गए आपके फाइनेंस में, सेंटर कितना फाइनेंस दे स्टेट्स को. एक बार तो बहुत मेजर प्रॉब्लम थी कोविड के टाइम पे और डायरेक्टली यूपीएससी ने दे दिया द इशू ऑफ जीएसटी कंपेंसेशन. अब पॉइंट नहीं है, उस टाइम पे पढ़ाया था क्लियर एंड डायरेक्टली इट वाज आस्क्ड, इट वाज इन करंट आस्क्ड. ऐसे आपको फाइंड आउट करना है कि सर क्या इश्यूज हैं जो करंट बेसिस में, एंड दैट यू हैव टू कवर इट. इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट जो मैंने आपको बताया, यस इट शुड बी कवर्ड. नो
सेवेंथ शेड्यूल, क्या रीऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए लिस्ट में इन द सेवेंथ शेड्यूल? दैट इज अनदर कंसेप्ट. So like that I'm talking about. Clear? Issues. Then हमारे यहाँ क्या फेडरलिज्म सिर्फ यहां तक रुक गया? No, 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 no. Then third is local self government. Local self government. Now when I say local self government here, 73rd, 74th Constitutional Amendment Act, you have to understand the provisions, the philosophy, the importance, and the very important point, critical evaluation. That it's been almost more than 30 years, guys, more than 30 years. Still, has these local bodies proved to be an effective instrument of governance? और इसी में छोटे छोटे इश्यूज आप पढ़ते हो, पीसा एक्ट के बारे में, एफआरए एक्ट के बारे में, फिफ्थ सिक्स्थ शेड्यूल के बारे में, छोटी छोटी चीजें आप और यहीं पे पढ़ते हो. बट ब्रॉड इशू लोकल बॉडी. कई बार अब आपको होता क्या ना, कई बार इश्यूज आते हैं कि लोकल बॉडीज का जो क्लैश है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ. तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉमिनेटेड an executive body, but local body is representative, people representative. Clash होगा तो किसको वो मिले? Whose voice should be heard? On one hand, they have a domain expertise, but on the other hand, they are having representation. They are having the popular, like the support of the people. That's why they have been elected. ये सब छोटे छोटे जो इश्यूज है ना, जब आप इनको इस तरीके से समझोगे, then only you will be able to understand polity. आपको क्या लगता है पॉलिटी में क्वेश्चन ये आता है कि टेल मी द लाइक powers of the president and how the president can be more effective? यहां पे वे फॉरवर्ड नहीं चलता है. पॉलिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन बस आपका दिमाग चलना चाहिए कि यार ये डायमेंशन भी तो हो सकती है. जैसे अभी मैंने आपको बताई कि लोकल बॉडीज की जो डायमेंशन है किसके साथ? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ. हैव यू हर्ड ऑफ दिस? क्लियर? सो लाइक दैट द फेडरलिज्म इज वन सच एस्पेक्ट. फाइनेंस कमीशन भी आप इसी में पढ़ते हो इश्यूज में. क्लियर? So this one principle, with the one principle that is given in our constitution, vertical distribution of power, sir, इसमें हमने units तो बना ली. We have vertically divided the powers, no doubt about that. But then there is another distribution of powers known as horizontal distribution of power. Horizontal distribution of powers. And this horizontal distribution of powers is known as, is explicitly mentioned in our constitution, known as separation of powers. Separation of powers. Clear? Now, this power, separation of power. तो हम लोग को क्या करना है, पहले तो हम सेपरेशन ऑफ पावर्स का एक फिलोसॉफिकल फंडे भी देखेंगे, फिलोसॉफिकल फाउंडेशन. Why the power is shared among different organs of the. What is the reason? What is the reason? So there is a very famous statement that is given: power corrupts and absolute power corrupts absolutely. So that's why the power is shared among organs, different organs of the state. Clear? Among different organs of the state. And so what are these organs? Different organs of the state. Just 1 minute. So what are these different organs of the state? It starts with first legislature. Sir, why I am taking legislature? So देखो, before legislature you have to understand the concept of separation of power. You have to understand that it is not rigid separation of power, but that it's based upon checks and balances. Checks and balances means कि executive भी तो legislature या judiciary को check करके रखा है, या जुडिशियरी तो ऑलरेडी चेक करके रखा है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर आल्सो होल्ड्स अ चेक ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी. सर हाउ? यार ये देखो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट सेशन समन ही नहीं करे तो लेजिस्लेचर बैठ पाएगा? चेक हो गया. जुडिशियरी का अपॉइंटमेंट ही नहीं कर पाए प्रेसिडेंट, दे ही नहीं, चेक हो गया, जुडिशियल अपॉइंटमेंट नहीं. एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड लेजिस्लेटिव लॉज, can it be invalidated? Can it be struck down by the judiciary? Is it a check and balance? Yes. And legislature holds accountability on the executive? Yes. तो ये mechanisms आपको समझने हैं कि भैया इस तरीके से हमारे यहां concept is not a too rigid watertight separation of power. It is a balance, checks and balance.
क्लियर? अब जैसे ही आप सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ोगे, नाउ यू हैव टू गो वन बाय वन डिफरेंट ऑर्गन्स. इट स्टार्ट्स विद लेजिस्लेचर, एंड इन द लेजिस्लेचर you will be first of all talking about structure of parliament and state legislature. स्ट्रक्चर कि भैया पार्लियामेंट में कितने हाउसेस हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इनकी पावर्स कंपेयर करोगे. रीसेंट इवेंट समझने की कोशिश करोगे दैट वेदर राज्यसभा इज ऑफ एनी यूटिलिटी और नॉट. दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर. यू टॉक अबाउट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कि जो स्पीकर है, स्पीकर का रोल इज इट मोर पार्टीसन, यस और नो? ये क्या है? दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पार्लियामेंट. दैट ओके, दिस पार्लियामेंट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड लाइक दिस. अब यही सेम कंसेप्ट अगर मैं बोलूं स्टेट लेजिस्लेचर में, स्टेट लेजिस्लेचर में यू हैव लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल. अगर आप लेजिस्लेटिव काउंसिल का बोलो, शुड द लेजिस्लेटिव काउंसिल बी अबॉलिश्ड? है भी कितने, कुछ ही स्टेट्स में, 6 स्टेट्स में. Legislative councils, what is the rationale that you suggest in removing the legislative council? Tell me, what is the rationale? तो यही छोटी छोटे इश्यूज हैं जो आपको पढ़ने हैं इन द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चरिंग. देन फंक्शनिंग. अब सर फंक्शनिंग क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा एक मिनट में यहां पे लिख लेता हूं फिर भी. स्ट्रक्चर लाइक लोकसभा वर्सेस राज्यसभा powers, na? Presiding officers, leader of opposition, all these basic stuff, guys. ठीक है? All these basic stuff that we cover. Clear? Structure. Then we have the functioning also. अब आप भी सोच रहे हो सर इतना कलर क्यों? मुझे पता है क्योंकि एंड में आपको पूरी शीट दिखानी है मुझे, इसीलिए ये थोड़ा सा. इन द फंक्शनिंग, लाइक फंक्शनिंग, पार्लियामेंट का क्या फंक्शन है? व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट? 2-3 इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द पार्लियामेंट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल. यस और नो? फंक्शनिंग में अगर मैं बात करूं तो पार्लियामेंट का क्या रोल है? एक मेजर रोल क्या है फंक्शनिंग में? रिप्रेजेंटेशन. यस और नो? अब रिप्रेजेंटेशन में आपके इश्यूज आ रहे हैं कौन से? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, दैट मोर एंड मोर पीपल विथ क्रिमिनल बैकग्राउंड दे आर कमिंग इन द पार्लियामेंट. का क्या करें हम? यस और नो? रिप्रेजेंटेशन. देन हाउ डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, क्वालिफिकेशन. क्लियर? तो इसी से, इस रिप्रेजेंटेशन से ही आपका एक और नया चैप्टर खुलता है, दैट इज इलेक्शंस एंड आरपीए एक्ट. इलेक्शंस एंड आरपीए एक्ट. और इस इलेक्शंस एंड आरपीए एक्ट में ये सब इश्यूज जो आपको लगता है, जैसे फर्स्ट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, electoral funding issue. Yes or no? Electoral funding issue. All these, one nation, one election. Yes or no? One nation, one election. Electoral reforms. Electoral reforms. Electoral reforms. Then RPA Act disqualification measures, like that guys. RPA Act measure. तो पार्लियामेंट के कुछ फंक्शन है. एक हो गया रिप्रेजेंटेशन, सेकेंड इज डेलिबरेशन. डेलिबरेशन गाइस, सेकेंड मेजर फंक्शन इज डेलिबरेशन. अब अगर मैं डेलिबरेशन की बात करता हूं सेकेंड, तो सर डेलिबरेशन का आप क्या मीनिंग समझ रहे हैं? The deliberation is the bills, all these things have to be passed here. तो आपको ये देखना है whether the parliament is functioning properly in terms of its deliberation, whether the bills are duly scrutinized or not, duly discussed or not. उसमें कोई गलत वो तो नहीं हो रहा, जैसे कई बार होता नहीं है कि कुछ बिल्स को स्पीकर ने मनी बिल सर्टिफाई किया और पास करवा दिया सिर्फ लोकसभा में.
अगर ऐसा है सो डोंट यू थिंक इट लाइक वायलेट्स कहीं ना कहीं ये जो डेलिब्रेशन फंक्शन है दैट हैव बीन you can say compromised. Clear? But the third very important function, guys, is accountability of executive. Accountability of executive, very very important function of the very important function of the parliament. और इसी में आप सब पढ़ते हो वही पार्लियामेंट्री कमिटीज, role of CAG. Yes or no? Role of CAG. All these guys, you sit it here. Finance committees, like estimate and all. Finance committees. Clear? All these are here. अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्क्वालिफिकेशन में जो भी आप 10th शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ वो सब आप कहां पे जाएगा आपका रिप्रेजेंटेशन दैट हाउ इट कैन बी डिस्क्वालिफाइड, क्या वो लॉ सही है या गलत है, ऑल दैट विल फॉलो. क्लियर? दिस इज अबाउट लेजिस्लेचर. इसी में छोटी मोटी चीजें और होती हैं लाइक प्रिविलेजेस एंड अदर एस्पेक्ट. क्लियर? तो वंस वी आर डन विथ, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वंस वी आर डन विथ the legislature, then our next organ comes out to be, the second organ here is executive. So now we'll be reading certain organs, like the second organ is executive. Yes or no? Now executive, here itself you have to cover, in the executive you have to cover the topics like president. कि भैया ये जो हमारे president है, do you think the president in our country, yes we follow a parliamentary system of government, so president in our country is a de jure head, de facto executive. That clear? Or the governor, the controversial role of the governor, that is in news, cabinet committees, president pardoning power. Yes or no? President pardoning power, president clemency power, sorry, pardoning power, clemency, or then ordinance making power. All these have to be covered here. Clear? This is about executive. Then the next is judiciary, the third organ. Now judiciary, guys, is another very important aspect here. Judiciary is very important here because judiciary is one such organ which mainly keeps these two other two organs under control. Okay? And for that what you have to do first is judicial appointment. सबसे पहले तो आपको उसको क्या देना है, अपॉइंटमेंट करवाना है. Yes or no? Once judicial appointment is done, give them independence. Clear? Once you give them independence, there is a possibility that with the help of certain tools like PIL, they can reach, or you can say they can take the executive or legislative power. जिसको आप बोलते हो जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म, तो आप जुडिशियल एक्टिविज्म पढ़ोगे. Yes or no? So thereby judicial independence have to be balanced by judicial accountability. Then इतना सब कुछ होने के बाद भी इतने केसेस पेंडिंग है, तो जुडिशियल पेंडेंसी, इतने सारे इश्यूज हैं और एवरीथिंग इट कैन बी इंटरलिंक्ड गाइस, एवरीथिंग. सो दिस इज, आई विल गिव यू द लिस्ट, डोंट वरी. So this is third organ of the state. Then the fourth organ of the state is, guys, your, not as such fourth organ, but separate, it's a part of the separation of powers. That is your autonomous bodies, which I am putting it here as constitutional and statutory body. Constitutional and statutory body. अब देखो कुछ बॉडीज क्या होता है ना गाइज, आप लोग ना टॉपिक में उधर ही पढ़ लेते हो. जैसे फाइनेंस कमीशन है,
finance commission already covered under federalism, yes or no? finance commission जो है वो already आपका फेडरलिज्म में पढ़ चुके हो। कैग आप यहां पे पढ़ लोगे, इलेक्शन कमीशन आपको इलेक्शन में पढ़ लोगे, तो कुछ ही बॉडीज आपकी बचती है, यस और नो? जैसे एक हो गई आपकी अटॉर्नी जनरल, क्वेश्चन आ चुका है एक बार ऑलरेडी। नेक्स्ट आपकी हो गई नेशनल कमीशन फॉर एसटी वर्सेस नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। Then there are some statutory bodies like NHRC, SHRC. Then you have investigative agencies. Yes or no? Like that. तो एक आपका हो जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब कमिंग बैक हियर, जब आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड guys, when you have covered all constitution, we started with, remember, we started with the basic funda that why the state exists. We started with this principle that why the state exists. और फिर मैंने आपको बताया कि that why the state exists is clearly mentioned or clearly laid down or reflected in the constitution. And this constitution recommended two major principles for the formation of the state, organization of the state. Clear that how the institutions are created, और पूरे हमने institutions देख लिए, चाहे वो vertical की बात करें चाहे वो horizontal की बात। Yes or no? Now, अब जब सब कुछ आपने पढ़ लिया, that means you have understood the structure of the constitution, you have understood the philosophy of the constitution, and then you have also seen the functioning of the constitution. Functioning means जो आइडियल्स हमने रिकमेंड किए, जो स्ट्रक्चर हमने बोला है, वेदर दैट हैव बीन इंप्लीमेंटेड और नॉट। इफ यस, देन एट द लास्ट यू विल बी टॉकिंग अ सेपरेट लास्ट चैप्टर, दैट इज कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ द अदर कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप समझो, अगर आपने कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विथ अदर कॉन्स्टिट्यूशन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब अगर आपने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा होता और पहले ये पढ़ते, वुड यू बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, रिलेट इट? नो। आपको क्लियर है यार, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट, हमारे यहां ऐसा होता है, यूएस में डिफरेंट तरीके से, हमारे यहां वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द अदर वैल्यू ऑफ सेक्युलरिज्म। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज दिस, ब्रिटिश का ये है, हमारे यहाँ फेडरलिज्म का ये स्ट्रक्चर है, यूएस का डिफरेंट है, लाइक दैट। अब आप बताओ कितना इजी है वो सब, यस और नो? दिस इज व्हाट द डिकोडिंग ऑफ जस्ट पॉलिटी अंडर जीएस, है ना लिंक पूरा। अब आप दिमाग में सिर्फ कुछ मत करो, अभी तो देखो लिखा जो भी है। व्हाट आई वांट इज सिंपली जस्ट क्लोज योर आईज एंड what you have to do is कि बस ऐसे इमेजिन करो कि जीएस पेपर 2 स्टार्ट किया, एंड इन दिस जीएस पेपर 2 पहले हमने सबसे पहले व्हाई द स्टेट एग्जिस्ट, कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक चीजें होती हैं, लाइक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज, टॉपिक्स भी याद करते चलो, एंड देन फिर जब स्टेट हमने क्यों बना वो पढ़ लिया। उसके बाद हमने देखा हाउ द स्टेट इज फॉर्म, उसमें दो मेजर प्रिंसिपल्स, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल फेडरलिज्म, हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से। वर्टिकल में फेडरलिज्म आ गया, हॉरिजॉन्टल में देन एग्जीक्यूटिव, ऐसे आपने पार्ट लिया, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, पूरा पढ़ने के बाद कंपैरिजन इट, लाइक दैट आपको एकदम माइंड में छप जाएगा। तो आपके साथ मैंने ये एक्सरसाइज की, मेरे दिमाग में छप गया यार कितना सॉलिड है। क्लियर? अभी भी लेकिन पूरी चीजें हमने पढ़ी का है, अभी तो हमने क्या क्या पढ़ा है, सुनो। स्टेट क्यों फॉर्म हुआ, व्हाई, क्लियर, देन हाउ द स्टेट, लेकिन इनका पर्पस क्या, कुछ ये जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, फॉर व्हाट पर्पस, टू सर्व अस, टू प्रोवाइड अस विद द पब्लिक सर्विस with 4E. What is that 4E? Efficiency, effectiveness, equity and ethically. So the purpose of these institutions is not चलो आके बैठ जाएंगे, आप लोग IAS बनोगे तो सिर्फ ऐसे ही करोगे क्या? You are there to serve the people. Yes or no? You are there to achieve the goals that is mentioned in the Constitution. Yes or no? To achieve the goals that is mentioned in the Constitution.
और उसके लिए आपका जो गवर्नेंस है, दैट मीन्स द डिसीजन दैट यू टेक, the decisions that you take, the decisions how you take, that needs to comply with the citizen, that needs to comply towards the service of the citizen, आप ये बोल सकते हैं. And this is what we call it as governance section. This is what we call it as governance section. So governance is about how the state functions. How the state functions. हमारे गोल्स क्लियर है. जैसे देखो मेरा गोल क्लियर है, मेंस 450 प्लस. मेंस 450 प्लस में मेरा वॉट क्लियर है कि वॉट में ये सब्जेक्ट्स पे मेरे को इस तरीके से फोकस करना है. वॉट क्लियर है. लेकिन अब नेक्स्ट आता है हाउ आई मास्टर द आंसर राइटिंग, हाउ आई कंप्लीट द होल सिलेबस. How, the next aspect is how, and that is what is governance. You have to read 8 hours. क्या 6 hours हो जाएगा? No, that's why the how. So governance is about that how the state function, that functioning aspect, clear, functioning aspect of the state, how the state function. I hope you are understanding this aspect. और जब आपका how the state function क्लियर हो जाएगा, जब आपका हाउ द स्टेट फंक्शन आपको रियलाइज होगा, दैट इज नोन एज गवर्नेंस. अब इस गवर्नेंस को मैं आपको समझाता हूं. एक बहुत बड़ा मिथ है यहां पे, बहुत बड़ा मिथ है. एंड व्हाट इज दैट मिथ? दैट मिथ इज कि सबको लगता है, पता है गवर्नेंस क्या है? सबको ये लगता है गवर्नेंस इज द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट. दैट मींस इट इज ओनली द गवर्नमेंट दैट प्रोवाइड्स द सर्विसेज, दैट पब्लिक सर्विसेज टू अस. तो सबको यही लगता है गवर्नेंस इज द मिथ ऑफ द गवर्नेंस इज द मशीनरी ऑफ द गवर्नमेंट, बट दैट इज रॉन्ग. आप थोड़ा थोड़ा बेसिक, सबसे पहले आप जो फाउंडेशन बनाओगे, दैट हाउ दिस कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस हैज इवॉल्व्ड सिंस 1750s से लेके अब, हाउ दिस कंसेप्ट हैव इवॉल्व्ड. और इसमें आपको समझना है the concept of good governance, the concept of network governance, and in the recent times digital governance. So this concept of governance itself says 3 things. What is that? That governance is a multi-stakeholder approach. The governance, the concept of governance in the present times, ये कब से अडॉप्ट किया है? 1990s के बाद, जब हमारा गुड गवर्नेंस मॉडल आया. गुड गवर्नेंस मॉडल के बाद इट वाज क्लियर दैट द कंसेप्ट ऑफ गवर्नेंस सेज दैट इट्स अ मल्टी स्टेक होल्डर. व्हेन आई से इट इज मल्टी स्टेक होल्डर, दैट मींस नाउ इट इज नॉट जस्ट ओनली द गवर्नमेंट, it is not just only the government, it's not just only the government, guys, that has to provide the services to the people. There is also the market. You call that as private sector. State means government, market means private sector, and then you have civil society. Are you getting my point? Civil society. This is the concept of governance in the present time. It's a multi-stakeholder. और ऐसा नहीं है तीनों exclusively. आप देखो ना, मैंने overlapping क्यों की है? Why it is overlapping? The reason is because all three overlap also. जैसे state और market, they overlap, and what they undertake? PPP projects. ये PPP projects क्या है? They are partnering together, partnership. क्लियर? मार्केट और सिविल सोसाइटी, जनरली जो CSR, जो मार्केट को करना है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फॉर दैट दे टाई अप विद द सिविल सोसाइटी. स्टेट एंड सिविल सोसाइटीज, यहां पे आपने गॉनगो सुना होगा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड एनजीओज, गवर्नमेंट प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप, कोऑपरेटिव्स. These are what kind of a mix between the government and the civil society. तो आज के टाइम पे ये जो गवर्नेंस है, अगर आपको सबसे पहले तो मीनिंग क्लियर होना चाहिए दैट गवर्नेंस इज अ पार्टनरशिप. और यही क्वेश्चन डायरेक्टली आ चुका है. मतलब स्टूडेंट को सरप्राइज है, इसमें लिखना क्या है भैया, ये तो ना
आप और डायरेक्टली पल्स मेंस बुक्स पे देखोगे कि पल्स मेंस, यार ये तो एग्जांपल भी दिए कि मार्केट क्या करेगा, सिविल सोसाइटी क्या करेगा, स्टेट क्या करेगा, विथ एग्जांपल्स. This is what we call it as partnership among various stakeholders or actors in the governance process. Clear? अब थोड़ा और समझते हैं. देखो, मार्केट के बारे में सिलेबस में ज्यादा दिया नहीं है, लेकिन आप लोगों को क्या पढ़ सकते हो जो जीएस पेपर 4 में भी है, ऑल्दो दैट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, बेस्ट प्रैक्टिसेस, एंश्योरिंग कंपटीशन इज देयर. यस और नो? एंश्योरिंग कंपटीशन, माल प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है. सो दैट फॉल अंडर मार्केट. जो प्रेडेटरी प्राइसिंग वाले इश्यूज हैं वो यहां पे आते हैं. क्लियर? दैट इज मार्केट. ये एक्सप्लिसिटली तो नहीं दिया, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं ना, गवर्नेंस का तो पार्ट ही है ना. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अगर क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे, वो इधर ही तो फिट हो रहा है. क्लियर? देन वी हैव ए स्टेट. स्टेट को आप समझते हैं, स्टेट इज गवर्नमेंट ओनली. अब हम लोगों ने देखा स्टेट मींस गवर्नमेंट कंप्राइजेस ऑफ टू टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव. That is political, permanent. It is actually the permanent executive which is responsible for the designing of policy, implementation of policy, looking for the feedback, monitoring. Everything is the permanent executive. They have the domain expertise. तो इसीलिए सबसे पहला यहां पे पिलर आता है स्टेट में is civil services. What is the role of civil services in our country? This is the permanent executive. Clear? अब यहीं पे कितनी भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लगता है सिविल सर्विस रिफॉर्म्स अंडरटेक करने हैं, तो पहले आपको प्रॉब्लम्स तो बताओ कि सिविल सर्विस में क्या प्रॉब्लम है. What problems they are facing? Are they facing the issue of capacity building? तो गवर्नमेंट ने मिशन कर्मयोगी लिया है. Are they facing the problem of ethical conduct? तो गवर्नमेंट ब्रॉट कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, लाइक दैट. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लेटरल एंट्री. अच्छा, अगर परफॉर्मेंस नहीं, लोग लीनियंट हो जा रहे तो लेटरल एंट्री, व्हाट आर देयर कंसर्न्स, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा. अच्छा, एक इशू ये होता है पॉलिटिसाइजेशन, ट्रांसफर, अपॉइंटमेंट, ऑल दैट थिंग. तो सुप्रीम कोर्ट रिकमेंडेड इन सुब्रमण्यम जजमेंट 2013 सिविल सर्विस बोर्ड. यस और नो? ये सब तो आपको समझना चाहिए. पहले आप बेसिक से स्टार्ट करोगे, इवोल्यूशन ऑफ द सिविल सर्विस, फिर रोल ऑफ द सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट, एंड देन स्लोली यू विल फाइंड आउट अच्छा इश्यूज क्या हैं. सर, व्हाट रिफॉर्म मेजर्स टू बी अडॉप्टेड टू मेक सिविल सर्विस रेडी फॉर द करंट टाइम. यही तो पूरा सब इसके अंदर पढ़. क्लियर? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज जो भी गवर्नेंस होना है, एंड व्हेन आई से जो भी गवर्नेंस और आई से द सिविल सर्विस, it has to be keeping in mind of creating an administration known as citizen centric administration. तो बेसिकली जितने भी आज हमें रिफॉर्म्स लाने हैं, टू क्रिएट एन एडमिनिस्ट्रेशन पुटिंग सिटीजन एट द सेंटर, पुटिंग सिटीजन एट द सेंटर. नाउ व्हेन आई से सिटीजन एट द सेंटर, व्हाट आई मीन इट हियर, citizen at the center, that means because why this state have been created to serve the citizens, to serve the people. अगर आप वही सर्व नहीं कर रहे हो तो क्या फायदा? Tell me ना, फिर what फायदा, like what advantage? Nothing. So thereby it aims to create a citizen centric administration जिसके कुछ पिलर्स होते हैं, और उसी पिलर से स्टार्ट होती है कहानी. आप यहां से फिर स्टार्ट करते हो सबसे पहले सिटीजन चार्टर. सबसे पहले तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्टर बताएगा ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री, दैट ओके व्हाट सर्विसेज वी आर प्रोवाइडिंग टू यू, स्पेसिफाइड इन द ऑब्जेक्टिव मैनर, इन हाउ मेनी डेज आई कैन गिव यू दिस बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट. यस और नो? तो दैट इज व्हाट सिटीजन चार्टर कमिटमेंट. जब आपको जैसे कोई भी कोर्स लेते हो तो हम आपको बताते हैं ना, ओके द कोर्स स्टार्ट्स हियर ऑन दिस डेट, द कोर्स एंड्स ऑन दिस डेट, द कोर्स इज द डिलीवरी डेट. यस और नो? This is called commitment that we make. Organization make this commitment to the student. In the same way, citizen charter. तो आपको फिर citizen charter के पूरे issues पढ़ने. Clear? अब आपके साथ भी होता होगा, कई बार हमने ये कमिट किया लेकिन क्लास नहीं डल पा रही है या कंटेंट नहीं आ रहा है. Then
सर आप आपको ग्रीवांस आएगा, अब उस ग्रीवांस को रिड्रेस भी तो करना है, तो उसके लिए आप किस नंबर पे कॉल करोगे, कहां पे ईमेल करोगे? दैट इज नोन एज ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। यस और नो? दैट इज नोन एज ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म। क्योंकि ग्रीवांस होंगे, डेफिनेट है। आप कमिट कर रहे हो बेस्ट एंड बेस्ट देने के लिए, तो डेफिनेटली कई बार आप मिस करोगे। तो मिस करते ही स्टूडेंट को ये नहीं लगना चाहिए ना कि अब कहां से मैं कांटेक्ट करूं, पूरे कोई वेबसाइट पे कांटेक्ट नहीं, कुछ नहीं। दैट इज अ चैलेंज ना। प्लस अब ग्रीवांस आप कर रहे हो तो हम रिजोल्यूशन टाइम कितना दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो चैलेंज। अब कई बार आप जो सर्विस कमिट करते हो, आपको लगता है यू विल बी एबल टू डिलीवर, बट जो कैपेसिटी है आपकी टीम की, आपके डिपार्टमेंट की, आपके मिनिस्ट्री की, माइट नॉट बी एबल टू फुल। So there comes the delivery, that is the building, capacity building. और इसी के लिए इन तीनों को पूरा करके the सेवोत्तम मॉडल come into picture to ensure service excellence. To ensure service excellence. सेवोत्तम मॉडल। क्लियर? चलो अब लेकिन नॉट जस्ट ओनली दैट, अब गवर्नमेंट को तो लगेगा कि भैया मैंने आपको दे दिए, मैंने आपको सर्विस दे दी, लोगों को सर्विस दी, इतना खर्च किया। सिटीजन वांट टू नो वेयर देयर टैक्स पेयर मनी इज स्पेंट। दैट रिक्वायर्स द ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज इट इज नॉट द गवर्नमेंट मनी, इट इज एक्चुअली द टैक्स पेयर मनी, सो देयर बाय ट्रांसपेरेंसी। यस और नो? और मैंने जब आपको ट्रांसपेरेंसी बोला, फॉर दैट द गवर्नमेंट इनेक्टेड आरटीआई एक्ट। हियर then not just only transparency, the government need to answer for their actions, accountability mechanisms. We have to see accountability mechanisms. Internal हो सकते हैं, internal is कि senior ने बोल दिया, और within the state legislature is holding executive accountable, judiciary is holding executive accountable. but आजकल जो important जो trend में है outside accountability mechanism, especially like media. Clear? Media can hold, pressure groups can hold the accountable, civil society, but one very important point, social accountability, that is the accountability from below. उन्हीं लोगों से पूछो जहां पैसा स्पेंड किया है कि भैया उन्होंने किया है भी नहीं किया, like that. तो accountable. Clear? So this is what. Then next, आज के टाइम में when the smart things have evolved, you need to build capacity. Build capacity, and one of the way is e-governance, digital governance, network governance. एक टाइम था कि ITR रिटर्न भरने में बड़ा टाइम लगता था, IRCTC के में टिकट होना एक मुश्किल था। आज IRCTC की टिकट 1 मिनट में थाउजेंड्स ऑफ टिकट करती है 1 मिनट में। दिस इज द पावर ऑफ ई-गवर्नेंस। तो वो विंडो सिस्टम में जाना पड़ता है, नहीं, ITR आज ऑनलाइन हो जाती है घर पे बैठ के बढ़िया से। This is e-governance. Getting my point? And lastly, as I told you, civil service, उसकी capacity building of civil service. तो वो हमने ऊपर ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। लेकिन ये तो मैंने जितनी भी बात की सर, हमने पूरी की पूरी बात की सिर्फ स्टेट पर्सपेक्टिव से। लेकिन गाइस, आई टोल्ड यू द गवर्नेंस टुडे इज multi-stakeholder, depending upon the partnership among various. उसी में एक आता है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी is nothing but the grouping of citizens that they have made, either in the form of NGOs, in the form of pressure groups, like that, in the form of various trust, charitable institutions. Yes or no? All that will follow. And what is the role of civil society? यही आपको पढ़ना है। आप स्टार्ट यहीं से करेंगे कि व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी। क्लियर? एंड आप व्हाट आर द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय द सिविल सोसाइटी। फिर थोड़ा स्पेसिफिकली आप एनजीओस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, चैरिटेबल ट्रस्ट, डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर? इन सब के बारे में। दिस इज व्हाट अबाउट थर्ड सेक्टर। थर्ड, ठीक है। अब आप ये देखो, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। लेट मी जस्ट गिव मी 2-3 minutes, लेट मी ड्रिंक वाटर, यू ऑल्सो बाय दैट टाइम
है ना, जस्ट हैव अ लुक एट इट, ठीक है। चलो, मैं ऑडिबल, ठीक है। सी, सो नाउ आई थिंक ये क्लियर हो गया आपका, द मेजर पार्ट ऑफ योर जीएस पेपर टू, इंटरलिंक्ड, इजिली याद रख पाओगे। लेकिन अब ये जितनी भी चीजें हैं, स्टेट एग्जिस्ट हुआ है ना, या स्टेट बना, या स्टेट इस तरीके से गवर्न करे, फॉर व्हाट पर्पस? द मेजर, वन ऑफ द मेजर पर्पस इज वेलफेयर ऑफ द पीपल। यस और नो? मेजर पर्पस इज welfare of the people. And when I say welfare of the people, specifically it is mentioned social justice. Specifically it is mentioned social justice. Now what I mean with the social justice, directly even in the preamble it is given that we strive to achieve justice hyphen social, economic and political. So social justice, see, social justice means, see, in the society there have been historically so much discrimination against various sections of the society, and even today some sections are vulnerable. Why? Due to the deprivation of income, deprivation of food, deprivation of health, deprivation of skill, historical based discrimination, class based discrimination. So there are various vulnerable sections. Are you getting my point? Various vulnerable sections which have been deprived of these things. Now even when you open an opportunity, हमें क्या लगता है ये गेट है, ये गेट चाहे किसी भी क्लास के लिए, किसी भी आदमी के लिए ओपन है, हमें लगता है दैट दिस इज इक्वालिटी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस बंदे के साथ हजारों साल, जिस क्लास के साथ हजारों साल डिस्क्रिमिनेशन हुआ हो, क्या लगता है उसका कॉन्फिडेंस टू एंटर इनटू दिस रूम विल बी द सिमिलर टू द अदर पर्सन जिसका बढ़िया था हाई इनकम लैंडलॉर्ड, वो उस तरीके से चला जा रहा है? नॉट एट ऑल। ही इज डिप्राइव्ड, उसकी शायद वो पहला अपने फैमिली मेंबर में हो सकता है कि वो ग्रेजुएट हो, और उसकी फैमिली में जो दूसरा बंदा, उसकी फैमिली में 5-6 जनरेशन से ग्रेजुएशन। तो आप बताओ, इज इट इक्वालिटी? दिस इज नॉट इक्वालिटी। आपको लग रहा है द गेट इज ओपन, बट वी हैव टू क्रिएट इक्वल अपॉर्चुनिटी। एंड व्हेन आई से इक्वल अपॉर्चुनिटी, I mean it here, giving a special focus for such vulnerable sections by undertaking various welfare programs, which could be reservations, which could be investment in health, which could be investment in education, which could be investment in skill, all that section. You have to create an equal opportunity. You have to create an equal opportunity. An equal opportunity does not mean all the citizens between aged 21 to 32 are allowed to write an examination. This is superficial equality, but this is not justice. This is not justice. Justice demands the special preferential treatment to certain sections which are vulnerable, who have been deprived, who have faced discrimination thousands of years. That is the concept of social justice. अब जब ये कंसेप्ट क्लियर है, आपके इजीली सिलेबस को डिकोड नहीं कर पाओगे। और इसी सोशल जस्टिस को तो अचीव करने के लिए तो स्टेट बना है ना। स्टेट बना ही क्यों है? इसी सोशल जस्टिस के लिए। प्रीएम्बल क्लियरली लेड डाउन दिस प्रिंसिपल, तो देयर बाय इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। नाउ सिंपल, इट स्टार्ट्स विथ दैट वी नीड टू अचीव अ डेवलपमेंट मॉडल विच इज इंक्लूसिव। तो आप स्टार्ट यहीं से करोगे, वी नीड टू अचीव अ डेवलपमेंट मॉडल दैट विच इज इंक्लूसिव इन नेचर, विच इज नॉट जस्ट ओनली, यू कैन से, विच इज, आई कैन से,
gender based development, women led development, putting women also at the center of development. That can be one. We also see sustainable development. So like that, we do not just go for only trickle down growth model. वो भी तो एक development model था, trickle down. So like that you have to understand number of different models, development model. क्योंकि उसी मॉडल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट अंडरटेक वेरियस पॉलिसीज एंड वेलफेयर स्कीम. गवर्नमेंट अंडरटेक वेरियस पॉलिसीज एंड वेलफेयर स्कीम्स एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि ये जो वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट बनाती है उधर प्रॉब्लम आती कहां पर है, कहां पे प्रॉब्लम आ रही है. इज इट द प्रॉब्लम इन डिजाइन? आपको देखना है. इज इट द प्रॉब्लम इन पॉलिसी मेकिंग, और is it the problem in policy implementation, or is it the problem in policy monitoring and we are not incorporating the feedback like that? This is what the analysis, government policies and welfare. और इसमें कई बार जो न्यूज में पॉलिसीज होती हैं, वॉश पॉलिसी, कई बार नेशनल चाइल्ड पॉलिसी पे आ चुका है, so that can be asked, no doubt about that. After that, now this welfare schemes, they have been undertaken for whom? For the vulnerable sections. Now sir, आप लोगों को vulnerable sections के बारे में separately पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से. Yes or no? Now what is this vulnerable sections? When I say vulnerable sections, the one is STs, your elderly class, disabled, then we have transgender. Yes or no? Like that, etc. etc. Even women come here, vulnerable sections. Clear? Apart from that, you have to make an investment in health, education, skill development, and lastly, the topic of poverty and hunger. ठीक है, तो ये सिलेबस थोड़ा इजी था. But another important aspect, the last component of GS paper 2 syllabus is IR, international relations. इंटरनेशनल रिलेशंस. अगर आप मुझसे पूछोगे ना, इंटरनेशनल रिलेशंस, मेरे हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशंस इस पेपर में नहीं होना चाहिए. तो सर क्या होना चाहिए था? If UPSC would have asked me, I would have suggested certain changes in the UPSC syllabus. Same, I am not saying कि मैं UPSC syllabus बदलवा दूंगा. No, I don't comment on that. वो उन्होंने जो दिया है, they must have thought on that. But I think इससे better alignment हो सकता था. क्यों? अगर आप GS पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस की जगह सोसाइटी ऐड कर देते, क्योंकि सोसाइटी, जब आपको सोसाइटी की पता ही नहीं है, हाउ विल यू अचीव सोशल जस्टिस, व्हाट पॉलिसीज विल बी अडॉप्टेड, व्हाट द स्टेट विल अंडरटेक, तो वो सोसाइटी का डायरेक्ट इंटरलिंकेज है विद सोशल जस्टिस. डायरेक्टली स्टूडेंट के लिए कितना अलाइंड होता. पेपर 3 में आप एनवायरमेंट डिजास्टर पढ़ रहे हो जिसका डायरेक्ट इंटरलिंकेज है ज्योग्राफी से. आप अर्थक्वेक डिजास्टर तो ऑलमोस्ट आप ये मान के चलो 30-40% यू कवर इट इन द ज्योग्राफी इटसेल्फ. एनवायरमेंट में जो आप रिसोर्सेस पढ़ते हो, वो रिसोर्सेस आप यहां भी पढ़ते हो जीएस पेपर 1 में. अब हमारी ही बुक्स में देखना, हमारी बुक्स में, हमारी तो चलो पल्स की बुक ज्योग्राफी, डिजास्टर, एनवायरमेंट एक साथ हमने किए, इसी वजह से. तो अगर आप जीएस पेपर 3 से, वहां से आप एनवायरमेंट डिजास्टर को यहां ले आओ, फिट हो गया. वहां से सोसाइटी जीएस पेपर 2 में डाल दिया, तो सर आईआर इंटरनल सिक्योरिटी के साथ. क्योंकि आईआर जब आप पढ़ोगे तो एक प्रॉब्लम तो आपको मिलनी है, इंटरनल सिक्योरिटी. देयर हैव बीन एन ओवरलैपिंग बिटवीन दीज टू. चाहे वो टेररिज्म हो पढ़ते हो दोनों जगह, there is an overlapping of around 30% syllabus between IR and international relations, and this would have been much better, I would say much better syllabus. Clear? So international relations की अगर मैं बात करूं, international relations, if I talk about, it is easy, very easy to understand. How it is very easy, like why I'm saying it is easy to understand. आपको सबसे पहले स्टार्ट कैसे करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टार्ट विद इंडियाज प्रिंसिपल्स. अगर यार मेरे को इंडिया के खुद के प्रिंसिपल्स ही नहीं पता होंगे,
इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, लाइक व्हाट प्रिंसिपल, तो मैं दूसरे स्टेट के साथ कैसे रिलेशन करूं, हाउ, अब समझ रहे ना, इंडिया शुड नो लाइक व्हाट प्रिंसिपल्स, व्हाट वैल्यूज हमारे हैं, बिकॉज ऑफ विच, बेस्ड ऑन विच वी विल बी इंटरेक्टिंग विद द अदर कंट्री। अगर हमारे लिए नेशनल इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है तो हम S-400 लेंगे, चाहे यूएस हमें कितना भी डराए कार्ड्स एक्ट के थ्रू। और वही चीज आपने देखा कितनी ज्यादा हेल्पफुल रही पोस्ट आफ्टरमैथ ऑफ ऑपरेशन सिंधु। तो यू हैव टू सेट योर प्रायोरिटीज वेरी क्लियर, इसीलिए यू नीड टू नो व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट वी हैव फॉलोड सिंस इंडिपेंडेंस, बट आज हमारे कोर प्रिंसिपल्स क्या है हमारे फॉरेन पॉलिसी। क्लियर? अगर आपके कोर प्रिंसिपल्स क्लियर हैं, then the first step, the next step is how do you govern relations with your neighborhood, the neighborhood that means with which your border interact, with which your border interact। अगर आपका क्लियर है no to terrorism, that means आपका रिलेशन with countries like Pakistan will not be tolerated, you will be dealing with Pakistan in that manner itself। तो आपकी जब वैल्यूज ही क्लियर नहीं है, आप कैसे डील करोगे? Getting my point? So then once it is clear, you need to know the relation with India's neighborhood। अब आपने नेबरहुड कर लिया, परफेक्टली फाइन। नेबरहुड में आपने पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ पढ़ लिया, इंडिया पाकिस्तान देख लिया, इंडिया चाइना देख लिया, श्रीलंका देख लिया, बांग्लादेश, लाइक दैट नेबरहुड आपने कवर कर लिया। क्लियर? लेकिन आज वी आर नॉट जस्ट इंटरेक्टिंग विद आवर नेबरहुड, यस वी हैव टू कीप आवर happy, like our neighborhood happy, neighbor happy, but और उसी में आपने कुछ पॉलिसी पढ़ोगे, मतलब कई लोग क्रिटिसाइज करते हैं इंडिया एज अ बिग ब्रदर पॉलिसी, और सम पीपल फेवर द डॉक्ट्रिन लाइक गुजराल डॉक्ट्रिन, सो यू नीड टू कवर अंडर दैट इटसेल्फ। लेकिन टुडे वी आर नॉट जस्ट सराउंडेड, वी आर नॉट जस्ट इंटरेक्टिंग विद नेबरहुड, देयर इज एन एक्सटेंडेड नेबरहुड। एंड सर व्हाट डज दैट इंडियाज एक्सटेंडेड नेबरहुड? अब एक्सटेंडेड नेबरहुड मैं आपको बताऊं, तीन जगह जाएंगे। extended neighborhood, अब this extended neighborhood we will go at 3 places। अब आप सोचो, अब यहां खड़े हो, आपने सबसे पहले लेफ्ट में देखा ओ वेस्ट एशिया, तो आप गए फिर वेस्ट एशिया पे। गेटिंग माय पॉइंट? वेस्ट एशिया, क्लियर? जस्ट गिव मी अ मिनट। Yes, so I was saying that अब हम लोगों ने सबसे पहले ये तो देख लिया that what are the principles of India's like foreign policy, that what parameters is governing the India's foreign policy, and these parameters, let me tell you guys, are changing। अगर वही मैं आपको, मैंने उस एग्जांपल दिया था S-400 का, और इसी के बेसिस में we like interact first of all with our neighbors, whether it be Pakistan, China, Sri Lanka, Maldives, but neighbors के beyond अगर अब मैं जाऊं हमारा extended neighborhood में, suppose if I am here, if I look this side west, so that means my relationship with West Asia। अब जब मैं वेस्ट एशिया के साथ पढ़ूंगा तो एक तो मैं ब्रॉड पढ़ूंगा, इंडियाज रिलेशनशिप विद वेस्ट एशिया, और इसमें बहुत सिंपल टेम्पलेट है गाइस, लाइक व्हाई इंडिया नीड्स वेस्ट एशिया, why West Asia needs India, first of all that is done, then second their relationship, the status of relationship between these two, चाहे वो politically, economically, socially, politically means are they democracies, how they interact with each other over politically, then economically, investment wise, all that relationship, clear? So and strategically, and then one more relationship here, defense, तो दैट इज वन एस्पेक्ट, ये बहुत क्लियर है। अब उसके बाद आते हैं चैलेंजेस, कि अच्छा व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर इंडिया एंड वेस्ट एशिया कोऑपरेशन। अब चैलेंजेस लिखो, वे फॉरवर्ड, तो एक टेम्पलेट बहुत क्लियर है, लेकिन ये तो भी मैंने ओवरऑल ब्रॉड पढ़ा इंडिया वेस्ट एशिया, बट वी डोंट हैव टू जस्ट रीड ब्रॉड, वी ऑल्सो हैव टू गो फॉर कंट्री वाइज हियर, कंट्री वाइज, दैट मीन्स रिलेशनशिप विद सऊदी, यूएई, इजराइल, ईरान, ये सब भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लाइक दैट। तो द क्वेश्चन इन यूपीएससी कैन बी आस्क्ड हियर और ऑन दिस एस्पेक्ट, और दोनों पूछे गए हैं।
तो अब मैं यहां पे गया, चलो वेस्ट एशिया हो गया मेरा, थोड़ा सा मैं ऊपर देखूं, सो आई वुड रियलाइज ओके द नेक्स्ट इज सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया का टेम्पलेट वही है जो वेस्ट एशिया का। देखो दोनों को कुछ चाहिए तभी कोऑपरेशन होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सी इफ I am taking this video, what I need to get more and more reach among the students, what you need, the best deconstruction of GS2 syllabus, then only this thing will be happening, the best thing will be happening. It is not always कि एक side lose करे दूसरी side win करे, there will not be any relationship, never. ये सब बोलने वाली बात है. This is the practical reality that it's always have to be win to win. You sacrifice something for the higher or for some gaining something higher. Like that. तो अगर आप सेंट्रल एशिया के साथ कर रहे हो तो वाई इंडिया नीड्स सेंट्रल एशिया एंड वाई सेंट्रल एशिया आल्सो नीड्स इंडिया, दोनों पर्सपेक्टिव क्लियर होने चाहिए. क्लियर? देन स्टेटस ऑफ द रिलेशनशिप अगेन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक, देयर ट्रेड, देयर इन्वेस्टमेंट, देयर रिलेशनशिप लाइक इन अदर एरियाज, स्ट्रैटेजिकली वाइज, ऑल दैट एस्पेक्ट. क्लियर? सेंट्रल एशिया के साथ यस, मतलब आई डोंट थिंक दैट यू कैन गो फॉर कंट्री वाइज, नॉट रिक्वायर्ड एज सच. अभी तक तो क्वेश्चन वैसा नहीं पूछे, बट हां कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स है, वो अलग चीज है. क्लियर? अब हम मेरा लेफ्ट का वेस्ट एशिया, ऊपर सेंट्रल एशिया, राइट में देखता हूं तो मेरा क्या आएगा? साउथ ईस्ट एशिया. व्हेन इट कम्स टू साउथ ईस्ट एशिया, देयर कम द कंट्रीज ऑफ आसियन. और यहां पे आपको आसियन के बारे में पढ़ना है. आसियन कंट्रीज, यस और नो, यहां पे हमें पढ़ना है आसियन. And here you have to discuss India's bilateral relations with some of the countries. Yeah? But not just only Southeast Asia, आपका एक extended neighborhood थोड़ा far east भी है, far east. Yeah? Like Japan, South Korea, all that aspect. Japan, South Korea. Are you getting my point? So this is my far east. 1 minute. भूल ही गया ना कि मैं तो स्लाइड भी कर सकता हूं. फार ईस्ट. क्लियर? हियर वी टॉक अबाउट जापान, साउथ कोरिया ऑल्सो. ठीक है? चाइना को हम नेबरहुड में ही पढ़ लेंगे, ये भी हमारा क्लियर है. पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, ऑल दैट एस्पेक्ट. ठीक है? नेपाल, लाइक दैट. ठीक है? तो ये हम कंप्लीट पढ़ लेंगे. अब हमने अपना नेबरहुड पढ़ लिया. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजेस्ट नेबरहुड विथ हुम वी आवर बाउंड्री टचेस, देन वी हैव सीन द एक्सटेंडेड नेबरहुड, ये हमने कवर कर लिया. अब इसके अलावा नेक्स्ट आता है, देयर आर अदर सो मेनी कंट्रीज विथ विच वी इंटरैक्ट एंड दोस कंट्रीज वी कॉल इट एज डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज. और उसके साथ आप क्या पढ़ते हो? बाइलेटरल डेवलप्ड, bilateral relations with developed and developing country. Bilateral relations with developed and developing countries. Are you getting my point? अब इसमें आपका किसी भी कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हो सकती है, लाइक अगर आप नॉर्थ अमेरिका में बात करो तो यूएस, कनाडा. फिर आप साउथ अमेरिका में बात करो तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज लाइक ब्राजील. क्लियर? फिर आप यूरोप में बात करो, यूके, फ्रांस, जर्मनी. यस और नो? तो देन लाइक वी टॉक अबाउट द अफ्रीका के साथ आप साउथ अफ्रीका, ये सब तो नहीं जाओगे, लेकिन एक एज एन अफ्रीका आप पढ़ सकते हो. तो दिस इज व्हाट द बाइलेटरल रिलेशंस विद डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. दिस इज ऑल्सो वी हैव टू कवर. अपार्ट फ्रॉम दिस द लास्ट टू एस्पेक्ट. अब जब आपने इतना सब कुछ पढ़ लिया है कि नेबरहुड में, एक्सटेंडेड नेबरहुड में बाइलेटरल रिलेशंस, डोंट यू थिंक इनके साथ हमारे कुछ ग्रुपिंग्स होंगी? चाहे वो नेबरहुड की बात करूं तो हमारी नेबरहुड में कौन सी ग्रुपिंग हुई? सार्क. साउथ ईस्ट एशिया, आसियन. यस और नो? वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया, एससीओ, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन. So there are groupings, regional groupings with which India is a part of, that though you have to definitely cover. Regional groupings with which India is part of. अब इंडिया ने कुछ डेवलप्ड कंट्रीज के साथ अपना वो बनाया है क्वाड करके.
क्वाड, तो दैट इज ऑल्सो हैव टू बी कवर्ड, क्वाड पे क्वेश्चन आ चुका है, यस और नो। सो देयर बाय जब आप ये सब कंट्रीज के साथ पढ़ लोगे, देन यू हैव टू गो फॉर द अनदर एस्पेक्ट दैट इज देयर इज एग्रीमेंट्स, चाहे जैसे अश्क भाट एग्रीमेंट, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यस और नो, एग्रीमेंट्स, ग्रुपिंग्स और इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशंस, तो देन यू हैव टू डिस्कस ऑन दीज एस्पेक्ट। चाहे आपकी वो G20 ग्रुपिंग क्यों ना हो, चाहे वो आपकी I2U2, याद है I2U2 क्वेश्चन भी आ गया था। तो जब जब ये ग्रुपिंग्स लाइक न्यूज में होती है, द क्वेश्चंस आर आस्क्ड हियर, द एग्रीमेंट्स, ग्रुपिंग्स, इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्विंग इंडिया और इंडियाज इंटरेस्ट डायरेक्टली मेंशन। लेकिन ये तभी आप कर पाओगे जब आपका रिलेशन तो क्लियर हो इन सब कंट्रीज के साथ, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझोगे कि व्हाट वी सीक फ्रॉम दैट कंट्री एंड व्हाट दैट कंट्री सीक फ्रॉम अस, you won't be able to understand the importance of that group. इंडिया का एससीओ में क्या इंपॉर्टेंस है, why India is a member, like sorry, why India joined SCO, you won't be able to understand till you understand the importance of the Central Asia. It is very important. आपको यही नहीं पता कि चाइना के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, then you won't be able to understand the importance of India being part of the what India is using. क्वाड का क्या पर्पस, अगर आपको रिलेशन ही नहीं पता इंडिया का कि यूएस क्या चाह रहा है, यूएस वांट टू पोजीशन इंडिया एज एन ऑल्टरनेटिव पावर टू दी चाइना, तो तभी तो ये जो एशिया पैसिफिक को कई बार इंडो पैसिफिक देते हैं, सो दैट टू हाईलाइट द इंडियाज इंपॉर्टेंस इन दी एशिया रीजन, लाइक दैट। एंड इन्हीं सब कंट्रीज में इंडिया का लास्ट टॉपिक इज डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा, विच इज स्प्रेड अक्रॉस many countries. Clear? देखो, this is the whole, you just look at it. Just look at it. This is our whole GS2. थोड़ा सा और नहीं इतना सा पार्ट एग्जीक्यूटिव वाला ना, जो सेपरेशन ऑफ, बहुत कोशिश ऑर्गेनाइज करने की, उसके बाद भी आसान, थोड़ा सा आईआर पार्ट ऊपर। दिस इज व्हाट आवर कंप्लीट GS2 सिलेबस, डिकोडिंग कंप्लीट GS2, यस और नो। अब आप देखो, इंटरलिंक करते हैं ना यार, आप समझने की कोशिश करते हैं ना, लेट अस सी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आई टोल्ड यू दीज आर द सब्जेक्ट्स, नाउ लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टार्टिंग विथ हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, यस और नो, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंपॉर्टेंट फीचर्स, फीचर्स में वही मैं बात कर रहा हूं बार बार, दैट इज FRs, DPSPs, वैल्यूज, ऑल दैट एस्पेक्ट, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, ये पूरा का पूरा हमारे इस पार्ट को कवर करता है या नहीं करता है, दिस कंपोनेंट, यस और नो, टेल मी, लुक एट योर शीट एंड टेल मी, ये कवर करता है या नहीं करता है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, लुक एट दिस एस्पेक्ट, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस इज फेडरलिज्म, जस्ट लुक एट दिस एस्पेक्ट, functions and responsibilities of
the union and the state. Issues and challenges pertaining to the federal structure, and then devolution of power and finance up to local level. Yes or no? ये देखो, constitution leads to the setting up of organization of a state, and this state is organized based on two principles: vertical distribution of power. This is federalism. Getting my point? This is federalism. And then you see nature of Indian federalism, issues, local self-government, like that. Clear? Next, separation of powers. Separation of powers, that is known as among various organs, and we have also discussed the dispute redressal mechanisms and institutions. Just look at this: horizontal distribution of power, that is separation of power, and this separation of power divided among legislature, executive, judiciary. Clear? Next is this. You look at this: parliament and state legislature, structure, functioning, conduct of business, powers, privileges also, very good, and issues, all done. This is executive, is also done. Judiciary, also done. Clear? I told you one of the major issue in the parliament is representation, और यहीं पे हम लोग इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन एक्ट के बारे में पढ़. जस्ट लुक एट दिस. ठीक है? Then these bodies, appointment to various constitutional bodies and their functions and quasi judicial body. Yes or no? तो ये देखो पूरा हो गया पॉलिटी का. This is how polity is done. जब पॉलिटी क्लियर है, then we look at the governance. Important aspect of governance, focusing on transparency. Important aspects में हम भी understood evolution of governance, how the governance is evolved. Clear? We have seen that concept of transparency, accountability, e-governance, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं. Citizen charter, transparency, accountability, all these we have seen. Even we have role of civil service. Just look at this. We have covered that very nicely. Clear? Next, then once the governance is done, social justice. We have discussed this: policies, intervention. So we understood with the development model. You see the development model which is there. We understood the government policies, welfare schemes, and what are the different role of NGOs, SHGs. ये सब हम लोग देख लिए. Welfare schemes for vulnerable sections. Clear? और इस welfare schemes में हम सब कुछ mechanisms, laws, institutions, all that thing. And then issues and related development and management of social services like health, education and all. ठीक है? Look at this: Indian international relation, neighborhood के बाद extended neighborhood, then bilateral, regional, global groupings and agreements discussed. Effect of policies and politics of developed and developing countries, yes. Indian diaspora और international institution agency, like that. ठीक है? ये था पूरा आपका GS पेपर 2 सिलेबस मैप्ड. बात ये आती है कि अब मैंने जब आपको एनालिटिकली समझा दिया है, द लास्ट थिंग इज सर डिटेल्ड टॉपिक लिस्टिंग. आपने बोला था, लुक एट दीज गाइस, लुक एट दीज. एवरी GS2 सिलेबस इज डिटेल्ड लिस्टेड. पार्ट इंडियन पॉलिटी, you look at this, Indian constitution, look at the topics. Federalism, nature, look at this. Indian federalism, evolution of federalism, asymmetric, fiscal federalism, इतने nature हमने डिस्कस कर लिए. Issues, look at this issues. Then local self government. फिर देखो आप सेपरेशन, जैसा जैसा आपको मैंने समझाया सिलेबस, वैसा वैसा ही मैं आपको ये टॉपिक लिस्टिंग देने वाला हूं. Clear? Next, look at this: governance, government to governance, aim for citizen centric administration, transparency, e-governance, role of civil service, and lastly third sector. In the way, same way social justice is. The whole point is this detailed topic listing can be downloaded from the website itself. That is open for all. Clear? In case you have faced any issues, you can always message us on Telegram. I hope guys कि अब आपको GS2 सिलेबस जो है एक मैप बना सकते हो आप GS2 सिलेबस का. दिस इज द मैप विच आई वांटेड कि एक इंटरलिंकेज कैसे हो यार, कि पर्पस क्या है, कैसे एक सिलेबस दूसरे सिलेबस से इंटरलिंक है, कितनी ओवरलैपिंग है, मुझे सिर्फ इतना ही पढ़ना है इधर,
एंड टॉपिक भी लिस्ट करके मैंने आपको दे दिए. I think this is the maximum which I could have done it for you to understand the GS main syllabus. So that's it, guys. Take care, please. In case you are facing any issues with respect to answer writing or with respect to syllabus part, content part, do not hesitate to reach out to us. Please reach out to us offline or online. Clear? It's up to you. Take care. Study well. All the best.